हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 हिंदी विषय की सीरीज में आज हम आपके प्रथम अध्याय माँ कह एक कहानी के समस्त अभ्यास प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी नई बुक के अनुसार हमने अध्याय 1 की संपूर्ण व्याख्या को पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। यदि आपने व्याख्या वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर आपको वो क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारी गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की क्लासेस भी चल रही हैं। वो सारी की सारी क्लासेस आपको हमारे दोनों चैनल गोविंद लेक्चर्स और गोविंद मैथ लेक्चर्स पर आप सभी को अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे जो पहला प्रश्न है वो है मेरी समझ पर आधारित प्रश्न है। दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है। उसके सामने आपको तारा यानी स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी यहां पर हो सकते हैं। देखो यहां पर पहला प्रश्न, मां अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। मां यानी यशोधरा अपने बेटे राहुल को करुणा और न्याय, करुणा का मतलब है एक प्रकार की दया, उदारता का भाव, और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है, इसके पीछे कारण क्या है। राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए। दूसरा विकल्प है उसमें सही और गलत की समझ को विकसित करने के लिए। तीसरा विकल्प है उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। और चौथा विकल्प है उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? यहां पर सही उत्तर होगा कि अपने बेटे राहुल के अंदर सही और गलत की समझ को विकसित करने के लिए मां यशोधरा अपने बेटे राहुल को ये करुणा और न्याय की कहानी सुनाती है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, कविता के अंदर घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। कविता के अंदर एक घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। पहला कथन है निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकारी की क्रूरता को दिखाने के लिए। दूसरा कथन है पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए। तीसरा विकल्प है करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। चौथा विकल्प है मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो जो मां यशोधरा है वो अपने बेटे राहुल को घायल पक्षी की जो कहानी है वो करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए सुनाती है। इसके लिए सुनाती है करुणा यानी उदार दया, प्रेम भाव, और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। जहां पर कहानी के अंदर राहुल के पिता सिद्धार्थ और शिकारी के बीच जो संघर्ष बताया गया है, उस संघर्ष को दिखाने के लिए मां है वो अपने बेटे को घायल पक्षी की कहानी सुनाती है। तीसरा प्रश्न देखें, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ आने लगता है। पहला कथन है कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। दूसरा कथन है निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। तीसरा कथन आखेटकों यानी शिकारियों का सदैव विरोध करना चाहिए। चौथा कथन है जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते राहुल को ये बात समझ आने लगती है कि न्याय सदैव और सदैव किसके साथ, न्याय सदैव और सदैव करुणा दया के साथ ही होना चाहिए। न्याय सदैव और सदैव करुणा यानी दया के साथ ही होना चाहिए। आगे बढ़े हम, चौथा प्रश्न यानी इसी मेरी समझ पर आधारित जो प्रश्न है, इसमें देखो दो प्रश्न थे। क प्रश्न के अंदर कुल मिला के 3 भाग थे। दूसरा भाग है आपका ख। अब ख प्रश्न क्या कह रहा है कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अभी जो हमने 3 प्रश्न पढ़े क भाग के अंतर, पहला
दूसरा और तीसरा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि हो सकता है कि आपके समूह के जो साथी है इन्होंने 1, 2 और 3 के उत्तर है वो अलग अलग चुने हो। अपने मित्रों के साथ इस बात की चर्चा करनी है और आपने ये उत्तर क्यों चुने, इसके पीछे क्या कारण है, वो आपको कारण यहां पर बताना है। तो ऊपर दिए गए तीनों प्रश्नों के अंदर मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था, वो मां के द्वारा राहुल को नैतिक मूल्य सिखाना था। इस कविता के अंदर जो मुख्य उद्देश्य है वो मां के द्वारा अपने बेटे राहुल को नैतिक मूल्य सिखाना था। मां की जो कहानी है वो करुणा और न्याय के ऊपर आधारित है और बच्चे के अंदर सही और गलत की समझ को विकसित करती है। घायल पक्षी की जो कहानी है वो करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के महत्व को यहाँ पर समझाया गया है। अपने मित्रों के साथ चर्चा करके मैं अपने उन सभी दृष्टिकोण को समझ सकता हूं, जैसे कि कुछ लोग मनोरंजन या प्रकृति के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन कविता का जो यहाँ पर मुख्य संदेश है वो क्या है, वो है नैतिकता और करुणा का भाव है। नैतिकता और करुणा के साथ न्याय करना, यही इस कविता का सबसे मुख्य भाव है जो माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल को इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहती है। अतः मैंने अपने इन तीनों विकल्पों का चयन इस वजह से यहाँ पर किया है। ठीक, ये प्रश्न कोई परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, वो है मिलकर करे मिलान। कौन सा प्रश्न है, मिलकर करे मिलान आधारित प्रश्न है। इस पाठ के अंदर आपने मां और पुत्र राहुल के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। इस कविता में मां अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं ये मां, पुत्र और पिता कौन है? समूह में चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर आपको क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। तो कहानी के अंदर या कविता के अंदर बेटा कौन था? बेटा था वो कौन था? वो आपका सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र राहुल था। मां कौन थी? यशोधरा, जो एक राजकुमारी है, और सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, इसकी गौतम बुद्ध की पत्नी थी, है ना। फिर तात यानी पिता कौन है? तो पिता यहाँ पर सिद्धार्थ है, जो एक राजकुमार है और बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो इस तरह यहाँ पर हमें तीनों का मिलान करना था, जो हमने अच्छे से कर दिया है। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका पंक्तियों पर चर्चा आधारित प्रश्न। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इन पर विचार करना है। आपको इन पंक्तियों को पढ़कर क्या अर्थ समझ में आया है वो लिखना है और अपने विचार अपने समूह के अंदर साझा करने हैं। देखें पहली पंक्ति। पहली पंक्ति है, कोई निरपराध को मारे। कोई निरपराध, निरपराध का मतलब है जो निर्दोष है, जिसका कोई दोष नहीं है। निरपराध का मतलब निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अब देखो इसका अर्थ क्या है। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि अगर कोई निर्दोष को मारता है, जिसका कोई दोष नहीं है, तो दूसरों को उसकी क्या करनी चाहिए, सदैव और सदैव रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षक है, रक्षा करने वाला है, उसे भक्षक यानी हिंसा करने वाले पर क्या करनी चाहिए, विजय प्राप्त करनी चाहिए। न्याय हमेशा दया के साथ होना चाहिए, अर्थात न्याय करने वाला सदैव और सदैव दयालु होना चाहिए। यह पंक्ति यहां पर राहुल की सोच को दर्शाती है कि निर्दोष की रक्षा करना और दया के साथ न्याय करना ही क्या है, सही है। ये पंक्तियां राहुल की सोच को बताती है कि सदैव और सदैव निर्दोष की रक्षा करनी चाहिए और दया के साथ में सदैव और सदैव न्याय किया जाना चाहिए। जो रक्षक है
उसके प्रति हमेशा न्याय होना चाहिए, और जो भक्षक है, हिंसक है, उसको उचित सजा मिलनी चाहिए। ठीक, आगे बात करें हम। है हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। इन पंक्तियों का क्या मतलब है? इन पंक्तियों का अर्थ है कि दयालु जो पक्षी को बचाना चाहता था, किसकी बात हो रही है यहां पर? दयालु का मतलब वो सिद्धार्थ जो राहुल के पिताजी थे, है ना, जो पक्षी को बचाना चाहते थे। और निर्दयी आखेटक मतलब शिकारी, निर्दय आखेटक मतलब शिकारी, है ना। एक मिनट, आखेटक का मतलब यहां पर क्या है? निर्दयी। निर्दयी कौन है यहां पर? निर्दयी है आपका, वो है आपका यहां पर शिकारी। जब राहुल के पिताजी जो पक्षी को बचाना चाहते थे, और निर्दयी वो शिकारी जो पक्षी को जिसने मारा था, जिसने पक्षी का शिकार किया था, जब दोनों के बीच में विवाद हो गया और दोनों, राहुल के पिताजी सिद्धार्थ और वो शिकारी दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे, तब मामला कहां पहुंच गया? न्यायालय के अंदर गया, जहां पर सभी ने पहले दोनों की कहानी सुनी और कहानी को समझा। ये पंक्तियां ये दर्शाती है कि जब दोनों पक्ष सहमत नहीं होते हैं तो न्यायालय के अंदर न्याय की मांग की जाती है, और न्यायालय से सदैव यही आशा की जाती है कि जो न्याय है वो सदैव और सदैव दयालु उस रक्षक के पक्ष में ही होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करें। सोच विचार पर आधारित प्रश्न। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पहला प्रश्न है, आपके विचार से इस कविता के अंदर कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है? कविता को एक बार फिर से पढ़िए और आपके अनुसार कविता की कौन सी वो लाइन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आप उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। देखो इसका उत्तर। तो मेरे विचार से ये वाली जो पंक्ति है, न्याय दया का दानी, कौन सी पंक्ति? न्याय दया का दानी, ये पंक्ति मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे कारण क्या है कि यही वो पंक्ति है जो कविता का हमें क्या देती है? मुख्य संदेश देती है कि न्याय हमेशा करुणा के साथ होना चाहिए, दया के साथ होना चाहिए। राहुल इस पंक्ति में अपनी समझ को अंततः क्या करता है? व्यक्त करता है और कहता है कि सदैव और सदैव निर्दोष की रक्षा करना और दया के साथ क्या करना चाहिए? न्याय करना चाहिए। यही वास्तव में सही है और नैतिकता के अनुसार है, और वास्तव में यही लाइन कविता का निष्कर्ष भी है और एक नैतिक संदेश भी है कि न्याय सदैव और सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, और निर्दोष की सदैव और सदैव क्या होनी चाहिए? निर्दोष की सदैव और सदैव रक्षा होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वो है ख, कि आखेटक और बच्चे के प्रति, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था? प्रश्न क्या कह रहा है? आखेटक मतलब शिकारी, जो कौन था? जो भक्षक था, जिसने पक्षी का शिकार किया था, और बच्चे के पिता यानी कि सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध की बात हो रही है, जिन्होंने क्या किया था? हंस को बचाने की कोशिश की थी, यानी वो रक्षक है। इन दोनों के बीच में तर्क वितर्क यानी वाद विवाद यानी बहस क्यों हुई थी, उसके पीछे क्या कारण था? तो देखो, आखेटक और बच्चे के पिता, शिकारी और बच्चे के पिता यानी सिद्धार्थ के बीच में तर्क वितर्क इसलिए हुआ था क्योंकि आखेटक ने, शिकारी ने एक निर्दोष हंस को तीर मारकर क्या कर दिया था? तीर मारकर घायल कर दिया, जबकि सिद्धार्थ ने क्या किया था? हंस को बचाया था और उसका क्या किया था? उसका इलाज किया। आखेटक ने घायल हंस को वापस मांगा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया।
जब शिकारी ने आपके सिद्धार्थ से उस घायल हंस को मांगा तो सिद्धार्थ ने क्या कर दिया, उस हंस को देने से मना कर दिया, क्योंकि वे निर्दोष की रक्षा करना चाहते थे, वो उस घायल हंस को बचाना चाहते थे। और दोनों इसी बात को लेकर क्या हो गए थे, अपनी अपनी बात पर अड़ गए थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों के बीच में तर्क वितर्क हुआ, वाद विवाद हुआ। और जब दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ गया तो वे न्याय के लिए कहां पर पहुंचे, राजा के दरबार यानी कि न्यायालय के अंदर पहुंचे। ठीक, आगे बढ़े हम। आगे है ग। मां ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। मां ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका ये क्यों कहा। तो मां ने अपने पुत्र राहुल के विवेक, बुद्धि और संस्कारों की क्या लेना चाहती थी, मां अपने पुत्र के विवेक, बुद्धि और संस्कारों की परीक्षा लेना चाहती थी। इसीलिए मां ने अंत में, कविता के अंत में ये बात किससे कही, राहुल से कही कि राहुल तू अब इस बात का क्या कर, निर्णय कर कि किसे दंड दिया जाना चाहिए और न्याय किसके साथ जाना चाहिए। ठीक, चलिए अगला है घ। यदि कहानी में आप उपवन, उपवन का मतलब होता है बगीचा, यदि कहानी के अंदर आप बगीचे में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते, आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था। प्रश्न कह रहा है कि यदि कहानी के अंदर बगीचे में सिद्धार्थ की जगह आप होते तो घायल हंस की सहायता के लिए आप क्या करते और आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था। तो देखिए इसका उत्तर, यदि मैं उपवन यानी बगीचे में होता तो मैं तुरंत उस घायल हंस को पशु चिकित्सालय ले जाता और उसे बचाने का हर संभव क्या करता, प्रयास करता, और किसी भी कीमत पर मैं शिकारी को वापस उसे नहीं देता। चाहे कुछ भी हो जाता, मैं उस घायल पक्षी को बचाने की भरपूर कोशिश करता और किसी भी स्थिति में उसे शिकारी को वापस नहीं करता। आगे बढ़े हम ड। कविता के अंदर मां और बेटे के बीच में बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है वो आपको बताना है। कविता में मां और बेटे के बीच में जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत से मां और बेटे के बारे में क्या क्या पता चलता है वो आपको यहां पर बताना है। तो देखो, यशोधरा एक आदर्श मां है और अपने बच्चे को दयालु, संस्कारवान और न्यायप्रिय बनाना चाहती है। मां अपने बेटे राहुल में दया, धर्म, प्रेम के बीज बोकर उसके पिता के गुणों को अपने बेटे के अंदर विकसित करना चाहती है। वह अपने बेटे को भी अपने पति सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलाना चाहती है। इसीलिए वे उसे प्रेरक कहानी सुनाती है। राहुल योग्य सुपुत्र है। वह मां की शिक्षा को पूरे विवेक और कौशल के साथ क्या करता है, सीखता है और अपने जीवन के अंदर उन्हें लागू करने की कोशिश करता है। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। कौन सा प्रश्न है, अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है। मां ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से यानी अपने बेटे राहुल से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते, लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो कहानी हमने पढ़ी तो अंत में मां ने कहानी को पूरा नहीं किया, बल्कि राहुल से इस कहानी का निर्णय करने को कहा। यदि आप, प्रश्न कह रहा है कि यदि आप किसी को ये कहानी सुना रहे होते तो कहानी का अंत कैसे करते या कहानी को कैसे आगे बढ़ाते। तो अगर मैं ये कहानी सुना रहा होता तो मैं इस कहानी को कुछ इस तरह आगे बढ़ाता। न्यायालय के अंदर सभी ने दोनों पक्षों की बात सुनी। दयालु व्यक्ति सिद्धार्थ ने कहा कि निर्दोष हंस को मारना बिल्कुल गलत है और उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। शिकारी ने कहा कि उसने हंस को शिकार के लिए मारा जो उसका अधिकार है। न्यायाधीश ने दया और नैतिकता को प्राथमिकता दी और फैसला सुनाया कि हंस को आजाद किया जाए। शिकारी को यह समझाया गया कि हिंसा को छोड़कर करुणा का मार्ग अपनाया जाए। हंस है वो अंत में ठीक होकर आकाश में उड़ गया और सभी ने इस फैसले की क्या की, प्रशंसा की। मैं कुछ इस अंदाज के अंदर कहानी का अंत करता। आप अपने अनुसार अपनी
जो राय है वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुमान और कल्पना आधारित प्रश्न है। सभी लोगों की सोच, अनुमान, कल्पना अलग अलग हो सकती है, तो अब अपनी अनुसार भी यहां पर उत्तर लिख सकते हैं। आगे बात करें ख प्रश्न। मान लीजिए कहानी के अंदर हंस और तीर चलाने के वाले के बीच में बातचीत हो रही है। मान लीजिए कहानी में हंस और शिकारी के बीच में बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस के बीच में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। प्रश्न कह रहा है कि सोचिए कि कहानी के अंदर हंस और शिकारी के बीच में बातचीत हो रही है, और आप अपने अनुमान, अपनी कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो शिकारी और हंस के बीच में क्या वार्ता हुई होगी, दोनों ने एक दूसरे को क्या तर्क दिए होंगे, वो आपको अपनी कल्पना से लिखने हैं। तो देखो यहां पर मेरे अनुसार आकेटक ने कहा होगा कि आहा क्या निशाना था मेरा, प्यारे हंस अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हारा मांस अत्यंत ही स्वादिष्ट होगा। हंस ने क्या कहा होगा, हे आकेटक, हे शिकारी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो यह अपने परिवार के साथ प्रातः बेला का आनंद लेने आया था, मुझे इस हालत में देखकर मेरे परिवार के लोग कितने दुखी होंगे, क्या इसका अंदाजा है तुमको। तो आखेटक शिकारी रौब दिखाते हुए ने तो आखेटक ने शिकारी ने अपना रौब दिखाते हुए कहा होगा, बेकार की बातें मत करो, शिकार करना मेरा काम है, अपने निशाने पर मुझे गर्व है, मैं तो नित्य ही लक्ष्य को साध कर अपने अनेक पक्षियों का क्या करता हूं, शिकार करता हूं और अपने जीवन यापन को करता हूं। तो ये मेरे अनुमान से दोनों के बीच में वार्ता हुई होगी। आगे देखो ग। मान लीजिए मां ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र है, आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों। तीर चलाने वाला यानी शिकारी, पक्षी यानी हंस, पक्षी को बचाने वाला यानी सिद्धार्थ, या न्यायाधीश, या कोई अन्य पात्र जो आप कहानी के अंदर जोड़ना चाहते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए मां ने जो कहानी सुनाई है उस कहानी में आप भी कोई पात्र है, तो आप इनमें से कौन सा पात्र बनना पसंद करेंगे और क्यों, ये आपको बताना है। तो मैं घायल पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। सभी मनुष्य को जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं। विद्यार्थी अपनी समझ से भी उत्तर दे सकते हैं कि आप कौन सा पात्र बनना यहाँ पर पसंद करते, क्योंकि सबकी सोच है वो अलग अलग हो सकती है। आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है पंक्ति से पंक्ति, यानी आपको उचित पंक्तियों का आपस में मिलान करना है। देखो यहां पर पहली पंक्ति कहती है मुझसे यह चेटी, कि मेरी दासी है वो मुझसे यह कहती है, मेरी दासी है वो मुझसे यह कहती है। क्या कहती है, इस पंक्ति का मतलब क्या है, इस पंक्ति का मतलब है कि मेरी जो सेविका है वो मुझसे यह कहती है। ये पंक्ति राहुल अपनी मां से कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी। चेटी का मतलब क्या होता है, चेटी का मतलब होता है दासी या सेविका। दूसरा कथन है तू है हठी मानधन मेरे, तू है हठी मानधन मेरे, मतलब हे मेरे पुत्र तू बहुत जिद करता है। तो पहले का दूसरे का मिलन किससे हो जाएगा, दूसरे का मिलन हो जाएगा आपके 90वीं पंक्ति से, हे मेरे पुत्र तू मुझसे बहुत जिद करता है। ठीक है डियर। अगला देखो तीसरा, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, मतलब जो हिम कण है, जो ओस की बूंदे हैं वो झिल मिला रही थी। तीसरे का मिलन 5वें से। चौथा, गिरा बिद होकर खर सर से, गिरा बिद होकर, गिरा बिद होकर खीर सिर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तेज धार वाले तीर से वो घायल होकर गिर गया। तो चौथे का मिलन किससे करना है, 8वें से। आगे हुआ विवाद सदैव निर्दय में, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, इसका मतलब दोनों ही अपनी अपनी बात पर क्या हो गए, अड़ गए। अगला, कह दे निर्भय जय हो जिसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, मतलब तू बिना डरे कह दे जीत किसकी होनी चाहिए, है ना। देखो यहां पर कौन सा था, 5वां वाला, हुआ विवाद
सदैव निर्दय में, इसका मिलन किससे करोगे आप? तीसरे वाले से करोगे। इसको आप मिटा दो एक बार। इसका मिलन किससे करोगे आप? इसका जो मिलन करोगे वो तीसरे से करोगे, है ना। ये हमने गलत हो गया हमारे से यहां पर। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, इसका मिलन किससे करना है? कि दयालु और निर्दय व्यक्ति के अंदर झगड़ा हो गया, तो छठे का मिलन करना है तीसरे से। आगे देखो, सॉरी पांचवे का मिलन करना था तीसरे से, छठे का मिलन करना था दूसरे से। सातवां है तूने गुनी कहानी, क्या कह रहा है? तूने गुनी कहानी, तो तूने गुनी कहानी, इसका मतलब क्या है यहां पर? कि तूने कहानी को समझ लिया है, तूने कहानी को समझ लिया है। आठवां है उभय आग्रही थे सब विषय में, तो उभय आग्रही थे सब विषय का मतलब दोनों ही अपनी अपनी बात पर क्या हो गए? दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़ गए थे, तो इसका मिलन किससे करेंगे? पहले से। फिर तब उसने जो था खग बख्शी हट करने की ठानी, तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। फिर रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, का मिलन करना है कि हे मेरे पुत्र, सॉरी इसका मिलन किससे करना है? इसका मिलन करना है आपका, एक मिनट, इसका मिलन किससे करना है? इसका मिलन करना है आपको चौथे से। तो 10वें का मिलन किससे करेंगे आप? 10वें का मिलन कर देंगे आप आपके चौथे से। ठीक, ये हो गया आपका मिलन। अब देखो यहां पर मैं बता देता हूं कि हमने किसका मिलन किससे किया है। एक का मिलन हमने किया है 9 से, एक का मिलन किससे किया है? 9 से। दूसरे का किससे किया है? दूसरे का मिलन किया है, वो किया है आपके, सॉरी पहले का मिलन किससे किया था हमने? 7वें से किया है। एक मिनट, पूरे बहुत बड़ा है, सब मिक्स हो गया है ना। एक मिनट में आपको बता देता हूं किसका मिलन हमने किससे किया है। पहले का मिलन किया है हमने 7वें से, दूसरे का मिलन किससे किया है हमने? दूसरे का किया है 90 से। तीसरे का किया है 5वें से, तो तीसरे का मिलन किससे किया है? तीसरे का मिलन किया है 5वें से। चौथे का मिलन किससे किया है? चौथे का मिलन किया है 8वें से, चौथे का मिलन किया है 8वें से। फिर पांचवें का किससे किया है? तीसरे से। फिर छठे का किससे किया है? दूसरे से, छठे का किया है दूसरे से। सातवें का किससे किया है? सातवें का किया है छठे से। आठवें का किससे किया है? पहले से। 90 का किससे किया है? 10वें से। और 10वें का किससे किया है? चौथे से। इस तरह आपको आपस में मिलान करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पाठ से आगे तो है सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहां कहां जाते हैं और क्यों जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कविता के अंदर तो यह बताया गया है कि राहुल के पिताजी सुबह सुबह भ्रमण के लिए कहां जाते थे? उपवन यानी बगीचे के अंदर जाते थे, है ना। सवेरे का मतलब सुबह सुबह, तात का मतलब पिताजी। तो प्रश्न कह रहा है कि आप और आपके घर वाले परिजन भ्रमण के लिए कहां कहां जाते हैं और क्यों जाते हैं। तो मैं और मेरे जो परिजन हैं वो सुबह सुबह पार्क या नजदीकी बगीचे में भ्रमण के लिए जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सुबह की ताजी हवा और प्रकृति का दृश्य हमें क्या करता है? बिल्कुल तरोताजा करता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और मन को भी क्या देता है? मन को भी शांति देता है। अगला है ख। इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या सुनते थे? आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं? इस पाठ के अंदर जो माँ यशोधरा है अपने पुत्र राहुल को कहानी सुना रही है। प्रश्न कह रहा है कि आप किस किस से कहानी सुनते हैं या सुनते थे, और आप किसको किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं ये भी बताना है। तो देखो, मैं अपनी माँ, दादी और कभी कभी अपने शिक्षकों से कहानियां सुनता हूं। पहले मैं दादी से पंचतंत्र और रामायण की कहानियां सुनता था, और मैं अपने छोटे भाई बहनों को चालाक खरगोश और शेर और चूहे की कहानी सुनाता हूं, क्योंकि ये कहानियां काफी मजेदार और कैसी होती है? शिक्षाप्रद होती है। ठीक, आगे बात करें ग। माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था
क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न को पूछना सही है और क्यों सही है, यह आपको बताना है। तो हाँ, कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है। इससे सुनने वाला अधिक ध्यान देता है और कहानी को गहराई से समझता भी है। मां ने राहुल से प्रश्न पूछकर उसकी सोच को प्रोत्साहित किया और उसे कहानी का नैतिक संदेश देने में क्या की, मदद की। ठीक है, कि कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न को पूछना बहुत ज्यादा सही है। इससे होता क्या है कि जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो अधिक ध्यान देता है और कहानी को गहराई से समझता भी है। मां ने राहुल से प्रश्न पूछकर उसकी सोच को प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ कहानी का जो नैतिक संदेश था उसको समझाने में भी राहुल की मदद की। आगे बात करें घ की। कविता में बालक अपनी मां से बार बार वही कहानी सुनाने की हट करता है। कविता में बालक राहुल अपनी मां से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है। क्या आपका भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ, तो वह कहानी कौन सी है और क्यों आप उसी कहानी को बार बार सुनना पसंद करते हैं? तो देखो, हाँ, मेरा मन पंचतंत्र की शेर और चूहा वाली जो कहानी है वो बार बार सुनने का मन करता है। यह कहानी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यह दोस्ती और मदद के महत्व को सिखाती है। यह छोटी लेकिन बहुत मजेदार और कैसी कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है, अतः यह कहानी मुझे सबसे अधिक पसंद आती है। ठीक, आगे बढ़े हम। निर्णय करें। राहुल, तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ स्थितियां दी गई है, बताइए कि आप इन स्थितियों में क्या करेंगे। पहली स्थिति कि खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से खेल का एक नियम तोड़ा है, तो उस समय आप क्या निर्णय करेंगे। तो देखो, मैं अपने मित्र को प्यार से समझाऊंगा कि उसने खेल का नियम तोड़ा है और उसे सही तरीके से खेलने के लिए कहूंगा। अगर फिर भी वह नहीं मानता तो मैं खेल के नियमों के बारे में सभी को दोबारा से क्या करूंगा, खेल के नियमों को याद दिलाऊंगा कि खेलते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना होता है। ठीक, आगे देखो दूसरा। एक सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है। आपके कक्षा के अंदर किसी एक सहपाठी को बाकी लोगों के द्वारा कक्षा में चिढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो मैं अपने सहपाठी का साथ दूंगा और चिढ़ाने वालों को रोकूंगा। मैं इस बात को अपने शिक्षक को बताऊंगा ताकि ऐसी घटना मेरे सहपाठी के साथ दोबारा न हो, उसे बिना वजह परेशान न किया जाए। अगला देखो तीसरा। एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का काम नहीं कर रहा है। आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और आपका जो साथी है, आपका जो मेंबर है, वो आपके साथ काम नहीं कर रहा है, वो प्रोजेक्ट के अंदर अपना योगदान नहीं दे रहा है। तो मैं पहले तो सहपाठी से बात करूंगा और पूछूंगा कि उसे कोई समस्या तो नहीं है। मैं उसकी मदद करूंगा या समूह के साथ मिलकर कार्य को पूरा करने की योजना बनाऊंगा कि किस तरह हम एक साथ मिलकर इस काम को, इस परियोजना को पूरा कर सकते हैं। अगला, आपके दो मित्रों के बीच में एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा? मैं दोनों की पहले बात सुनूंगा और उन्हें शांत करने की कोशिश करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि छोटी छोटी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिलकर उस समस्या को मिलकर सुलझाने का सुझाव दूंगा। अगला प्रश्न है आपका। एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने किया ही नहीं है। आपका कोई मित्र है जिसे बिना मतलब के दंडित किया जा रहा है उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं है। तो मैं शिक्षक को पहले सच बताऊंगा और सहपाठी का पक्ष लूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे क्या मिले, उसे उचित न्याय मिले, उसे बेवजह दंड न मिले और जिसने वास्तव में वो गुनाह किया है, जो जुर्म किया है, उसे ही दंड मिलना चाहिए। आगे, एक सहपाठी है, वो किसी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो मैं सहपाठी को ढांढस बंधाऊंगा, हिम्मत बंधाऊंगा और कहूंगा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। मैं उसे अगली बार और अधिक बेहतर मेहनत करने के लिए मोटिवेट करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा कि अगली बार हम और इससे भी अधिक मेहनत करेंगे आप और जीत कर दिखाएंगे। अगला है, कक्षा में चर्चा के बीच में एक सहपाठी संकोच कर रहा है
और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मैं अपने सहपाठी को प्रोत्साहित करूंगा कि वह अपनी बात हिम्मत के साथ रखे, मैं उसे बोलने का मौका दूंगा और उसकी राय को साथ ही साथ महत्व भी दूंगा, ताकि उसे क्या हो, उसे अच्छा महसूस हो और वो अपनी बात को अच्छे से रख पाए। आगे, सहपाठी किसी विषय के अंदर संघर्ष कर रहा है, आपका कोई मित्र है, उसे कोई विषय कठिन लग रही है और आपसे वो सहायता मांगता है, तो आप क्या करेंगे, मैं सहपाठी की हर संभव मदद करूंगा और उसे उस विषय को समझाऊंगा। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं अपने शिक्षक की भी मदद लूंगा और अपने मित्र की पूरी पूरी हेल्प करूंगा। आगे, शब्द से जुड़े हुए शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े हुए शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। है ना, आपको प्रकृति से जुड़े हुए कुछ शब्द है वो यहाँ पर खाली जगह के अंदर लिखने हैं। देखो, जैसे फूल, झोंके, पानी, उपवन यानी बगीचा, पक्षी, हिमबिंदु और सवेरे, सवेरे का मतलब सुबह, ये सारे शब्द प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आगे बात करें आज की पहेली। पहली पहेली क्या है, नानी की बेटी है कौन, मामा की बहना है कौन, भायार है पिता की कौन, भाभी है चाचा की कौन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा माँ। क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा माँ यशोधरा। और यहां पर कविता के अंदर किसकी बात हो रही है, माँ यशोधरा की, जो नानी की बेटी है, मामा की बहन है, पिता की पत्नी है और चाचा की क्या है, चाचा की भाभी है, वो कौन होगी, माँ होगी। दूसरी पहेली, आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो है जिसके पर और पैर। तो वो कौन है, यहाँ पर पक्षी। पक्षी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यानी कि हंस की बात हो रही है। ठीक। तीसरी पहेली देखो, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बसती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो यह नाम, कौन है जो यह नाम बताए। बागों में जो सुगंध फैलाती, है ना, फूल फूल में बसती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो यह नाम बताए। तो वो कौन है, वो है आपकी सुगंध। कौन है यहाँ पर, वो सुगंध है जो बागों के अंदर सुगंध फैला रही है, फूल फूल के अंदर बसती गाती, हवा के अंदर घुल मिल जाए, और वो क्या है, आपकी सुगंध है। और सुगंध फैलाने का कौन कर रही है, तो सुगंध फैलाने का जो काम कर रही है वो कर रही है आपकी तितली। कौन कर रही है, सुगंध फैलाने का जो काम कर रही है वो तितली कर रही है। ठीक। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके कक्षा 7 हिंदी विषय की नई पुस्तक मल्हार के प्रथम अध्याय माँ के तू यह कहानी के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस की जानकारी, सभी प्रकार के नोट्स बिल्कुल समय समय पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।